Economics, I had 235. 232 in economics. Economics I scored 244.5. इकोनॉमिक्स में 244.45 स्कोर था। इकोनॉमिक्स में 240 मार्क्स थे मेरे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका DU बडी टॉपर्स टॉक सीरीज में एंड दिस टाइम इट्स फॉर इकोनॉमिक्स। एंड इससे पहले हम कवर कर चुके हैं इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथ्स, केमिस्ट्री, BST जैसे सब्जेक्ट्स को। आप उनकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी हज़ारों बच्चे देख चुके हैं एंड लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। एंड इन इकोनॉमिक्स अगेन वी टॉक्ड विद 5 टॉपर्स जो आज के दिन SRCC, हिंदू, हंसराज जैसे कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे BCom ऑनर्स कर रहे हैं, इको ऑनर्स कर रहे हैं और हमने जाना कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी CUET को लेकर के। 5 टॉपर्स वंस अगेन इसीलिए हम लोग इनवाइट करते हैं क्योंकि कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही अच्छा पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा लास्ट में जाकर के अच्छा पिक हुआ होगा और ह्यूमंस बहुत डायनेमिक होते हैं। तो आप लोगों को सबकी स्ट्रेटजी देख लेनी है, जान लेनी है, इंस्पिरेशन लेनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी यूनिक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हमेशा की तरह भाई देख लो सबको, अपनी स्ट्रेटजी बनाना सीखो। कॉपी पेस्ट करोगे ना तो CUET में अच्छा कर पाओगे ना लाइफ में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, यहीं तक नहीं है, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, please do not copy paste anyone's strategy. Hi, this is Sumit Kumar. From last 5 years, I have been helping students regularly cover from ground to the top officials of the university. So whatever I tell you is verified and authentic. चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने टॉपर्स से पूछा कि भाई आपकी आखिरकार इकोनॉमिक्स को लेकर के ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या थी। For economics, I think conceptual clarity is very important because इस टाइम जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे they were not very quite mechanical कि अगर आपको मतलब if you have read the book 2 or 3 times and you don't understand the questions intuitively or the concepts intuitively, you'll be able to solve them easily. That was not the case this time. You need to understand the concepts and अगर आपको conceptual clarity है, you'll be able to appear for the questions. Conceptual clarity plus questions practice. Questions practice बहुत ज़्यादा important हो जाता है because you are given a fixed time to appear for those questions. So what happens is that अगर आपके पास conceptual clarity and if you are appearing for mocks, if you are practicing PYQs time and again, तो it becomes let's say quite mechanical for you कि अगर ये question आता है, you will be able to attempt it in less time than the previous time. So that helps you improve speed plus NCERT. I think NCERT is the Bible and that's something which can be applied for all subjects, be it BST, economics, mathematics, everything. Because there are some questions जो NCERT से आएंगे ही आएंगे and which you will not find in other resource books या फिर guide books, and those probably they may not be even conceptual. आपको वो NCERT 2-3 बार you'll have to read बहुत ढंग से in order to understand and solve those questions. So yeah. So इकोनॉमिक्स में मैं क्या करता था कि NCERT पहले तो लाइन बाय लाइन रीड करता था और पर्सनली आप जब एक बार पढ़ते हो लाइन में तो आपको कुछ ऐसे हो जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये आप इन्फर कर सकते हो कि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप उन्हें पहले से हाईलाइट कर लो और बाद में जब आप रीड करोगे तो सेपरेट आप लिख भी सकते हो उन्हें कि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करो तो उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो ट्रिकी होंगे, कुछ का फॉर्मेट अलग होगा, आप उन्हें सेपरेट जगह लिख लो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप उनको रेफर कर सको। मैं NCERT पे रिलाई करा प्राइमरीली और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता था उतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे, क्योंकि अगर आपको इको जैसे एग्जाम में एक्सेल करना है जो कि प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम होता है, तो आप जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो आपको उतने करने चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए मेरी स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रही थी कि मुझे सबसे पहले अपनी NCERTs क्लियर करनी है कि जो भी उनमें दिया हुआ है वो मेरे को एकदम याद होना चाहिए चीज़ें कंटेंट वाइज। ऑल्सो हमें एक रेफरेंस बुक जो कि स्कूल से सजेस्ट की गई थी वो हमने यूज़ की थी, तो उस रेफरेंस बुक से मैं पढ़ती नहीं थी बट ऑब्वियसली क्वेश्चंस के लिए मैंने वो रेफरेंस बुक यूज़ की थी। और फिर एंड में आते आते मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जब एक बार मैंने सब कुछ पढ़ लिया था तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं मॉक्स करूँ, जितने हो सके उतने मॉक्स करूँ और अपना टाइम चेक करूँ कि कितने टाइम मेरा हो जा रहा है। मेरी स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से यही थी कि NCERT को फॉलो करना है एंड देन लास्ट ईयर जो पैटर्न्स चेंज हुए थे उसमें और डिटेल्स में जो आने लगा था तो NCERT बहुत ज़्यादा मस्ट हो गई है इस बार। तो NCERT एकदम डिटेल्स में हर एक चीज़ आ रहा है उसमें से। सो आपको NCERTs पे फोकस करना ही होगा, वो मेन चीज़ वही है, आप उस पर ही फोकस करो। आप रेफरेंस बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, ऐसे VK ओरी हो गई, आपको संदीप गर्ग करनी है आप उसको कर लो, लेकिन आप NCERTs को अच्छे से स्टडी करो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो NCERTs को, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी।
और आप एंड में आप मॉक टेस्ट लगाइए बहुत सारे, जितने लगा सकते हैं, चाहे गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने लगाएंगे वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मॉक टेस्ट वाले आपके CUET में आपको मिलेंगे। तो आपके सीनियर्स की स्ट्रेटजी जान करके अपने को 3 चीज़ें इकोनॉमिक्स में बेसिकली समझ आई हैं। समराइज़ करें तो भाई सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो आपको NCERT पे देना है। NCERT इज़ द बाइबल, बाकी सब्जेक्ट्स में भी होती है, यहाँ पे भी NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके सीनियर्स ने बताया है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन रट्टाफिकेशन, जो शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, NCERT प्लस क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हर एक सीनियर ने मोस्टली क्वेश्चंस के ऊपर अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जो है फॉलो करनी है, अपनी स्ट्रेटजी के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि भाई आपने प्रैक्टिस कहाँ से की थी इकोनॉमिक्स के लिए? मैंने PYQs करे थे। वहाँ से भी मेरे को क्वेश्चंस मिलते थे क्योंकि मैं वहाँ से सॉल्व करता था, बीट DUBuddy और अदर सोर्सेज और यूट्यूबर्स। ऐसे बुक्स के लिए तो मैंने बताया कि मेरे स्कूल वालों ने जो रिकमेंड की थी रेफरेंस बुक, वो थी संदीप गर्ग, उसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ऑल्सो अगर प्रेप के लिए मैं बात करूँ तो मैंने DUBuddy का चैनल यूज़ किया था। पहले तो उनके मैं वीडियोस जो देखती थी वो इसके होते थे कि हमें स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी है, या फिर अगर जैसे वो कोई CUET से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, तो वो मैं देख लेती थी। और दूसरा जो उनकी साइट है बेसिकली, वहाँ पे हमें PYQs मिलते हैं और मॉक्स मिलते हैं जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्स भी आप खरीद सकते हो या फ्री भी रहते हैं, तो मैंने फ्री वाले किए थे जितने भी मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल थे। एंड मैंने उसके थ्रू मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी और मेरे को पता चल गया था कि मेरे इतना टाइम में कंप्लीट हो जा रही है। तो NCERT फॉलो की थी। आई डिड परचेज मॉक्स ऑफ DUBuddy एंड उसके PYQs जो फ्री वाले होते हैं वेबसाइट पे, वो भी मेरी काफ़ी हेल्प किए थे। प्रैक्टिस मेनली तो मैं VK ओरी से ही करता था, उसमें बहुत क्वेश्चंस थे। NCERT में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो प्रैक्टिस के लिए अलग अलग सोर्सेज आपके अलग अलग सीनियर्स ने बताए हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप पिक कर लो। एंड इसको मैं समराइज नहीं कर रहा, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि PYQs कितने ज़्यादा हेल्पफुल थे आपके सीनियर्स के लिए? PYQs आर हेल्पफुल फ्रॉम द फैक्ट कि कुछ ना कुछ हमेशा रिपीट होगा। दिस टाइम इट वाज अ बिट अनलकी बिकॉज थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, थोड़ा सा सिलेबस चेंज था, तो इतना रिपीटेशन नहीं था, बट इट स्टिल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। प्लस मॉक्स करे थे मैंने, आई थिंक DUBuddy के मैंने मॉक्स करे थे, मैंने अड्डा के मॉक्स करे थे, आई परचेज्ड अ बुक एज वेल। तो मतलब इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, अगर इस साल के CUET की बात करूँ तो मैं 2025 वाले जो पेपर्स है वो प्राइमरीली उन्हीं पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि लेवल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। 2023, 24 और 25 में काफ़ी ज़्यादा लेवल डिफरेंस था और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आए थे। जैसे मेरे इकोनॉमिक्स के पेपर में ही जो केस स्टडी आई थी वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। तो बेसिकली NCERT पे ही प्राइमरीली रिलाई करना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए। मैं ये बोलूँगी क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा चेंज आप नहीं कर सकते हो, उसका बेस सेम रहता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आज आपसे कोई एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो कल आपसे कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका बेस हमेशा सेम ही रहता है। तो उसके लिए आपको PYQs ये जानने में हेल्प करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हर बार पूछे जाते हैं। और ऑल्सो इकोनॉमिक्स में मुझे ये चीज़ भी लगती है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इवन इफ आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप अपने दिमाग से भी उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक आपको अगर डेफिनेट आंसर नहीं पता है बट स्टिल अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए अगर जब आप जैसे मैं PYQs करती थी तो एक बार मैंने PYQ किया, मेरे को समझ आ गया कि मेरे को ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये चैप्टर नहीं आ रहा, फिर मैं वापस से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती थी। फिर वापस में आके जब करती थी तो मेरे को नए टाइप के क्वेश्चन भी मेरे से होने लगते थे। तो ये आपको PYQs इस तरह इकोनॉमिक्स में हेल्प कर देता है। यस, एक्चुअली PYQs का ये एक बहुत बड़ा हेल्पफुल रहते हैं PYQs कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं वो हमें पहले से पता चल जाते हैं एंड रिपीट एक्चुअली बहुत सारे होते हैं। सो वो हेल्प करता है काफ़ी, क्योंकि आपको ऐसा होता है कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो और आपको यही क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ ये तो मैंने कर रखा है पहले से, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। लास्ट ईयर के तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के, क्योंकि पिछले साल से ही चेंज हुआ है पूरा वो 50 क्वेश्चंस का, और कोर्स भी ऐड ऑन हुआ था बहुत सारा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी टॉपिक्स ऐड हुए थे जो अभी भी कैरी ऑन हुए हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उससे पहले के भी कीजिए क्योंकि वो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। सो इसका आंसर अपने को मिल गया है कि PYQs हेल्पफुल होते हैं। कुछ शिफ्ट्स में, कुछ सीनियर्स के शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, कुछ लोगों के में भले ही डायरेक्टली रिपीट नहीं हो, सेम सिमिलर कंसेप्ट से क्वेश्चन आए थे। एंड 2025 वाले आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों?
क्योंकि 2025 के बाद से सिलेबस चेंज हुआ है, तो PYQs आपको अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो DUBuddy पे ऐसा क्या है जो आपके ऑलमोस्ट सभी सीनियर्स ने रेकमेंड किया, तो बाय पेइंग 1 रुपी आप 3 डेज़ की ट्रायल ले सकते हैं DUBuddy.in पे जा करके। टॉपर प्लान पे DUBuddy कोड यूज़ करेंगे और आप खुद चेकआउट कर सकते हैं कि वाई ऑल ऑफ योर सीनियर्स रिकमेंडेड या उन्होंने प्रैक्टिस किया था DUBuddy पे। यूज़ कोड DUBuddy। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि जब लास्ट 30 डेज आप लोगों के बचे हुए थे तो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे थे, कहाँ पे फोकस कर रहे थे, कहाँ पे आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे? For economics, I think I was going through the stuff again and again because economics में it's very easy to forget, let's say, थोड़ी intricacies. आपको basic idea रहेगा, but you'll have to go through stuff again and again in order to understand those stuff. So revisions लगाई थी मैंने, plus mocks practice, questions practice is necessary, plus NCERT reading. NCERT reading I think 2 बार कर लो तो it's good enough. लास्ट 30 डेज तो मेरे लिए स्पेशली बहुत हेक्टिक थे, बिकॉज द फैक्ट कि हम जस्ट बोर्ड्स दे के आए थे, तो हमें मतलब मेरे को तो पर्सनली रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला था। हमें तुरंत ऐसा था कि हमें CUET क्रैक करना है, तो उसके लिए लास्ट 30 डेज का मेरा जो प्लानिंग थी, क्योंकि बोर्ड्स जस्ट दिए थे तो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे, वो याद थे, सब कुछ दिमाग में ऑलरेडी मेमोरी में थे। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था PYQs करने से कि मेरे को पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी नहीं आ रही हैं, मुझे जो नहीं भी क्लियर है। जब मैं PYQs करी थी तो मेरे को एक बेसिक आइडिया लग गया था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स में मुझे और मेहनत करनी है और कुछ में अभी नहीं करनी है, तो वो मैंने चीज़ की। उसके बाद जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि एक बार अगर मुझे पता चल गया तो वो कॉन्सेप्ट्स मैं वापस से लेक्चर्स दे के क्लियर करती थी जो यूट्यूब पे आते थे, और एक बार अगर आपने लेक्चर्स दे के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए उसके बाद आप वापस से जाके मॉक्स दे सकते हो। अच्छा, मॉक्स, PYQs और मॉक्स का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि PYQ से आपको कॉन्सेप्ट्स का पता चल जाता है, और मॉक्स दे के जो मेरे को पर्सनली हेल्प हुई थी वो ये था कि मेरे को टाइमिंग्स पता चलती थी कि इतने टाइम में मेरा पेपर कंप्लीट हो जा रहा है, तो मैं अपना स्पीड भी इंक्रीज कर सकती थी। तो सबसे पहले PYQs किए, फिर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए, और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में मॉक्स किए थे। तो मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम 26 फरवरी को था और मुझे इकोनॉमिक्स पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने 27-28 से ही NCERT रीड करनी स्टार्ट कर दी थी, और रिपीटेटिवली मैं चैप्टर्स को रीड कर रहा था। मतलब ऐसे था कि रिटेंशन मुझे करनी है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी लगती थी, तो मैं डेली 1 to 2 आवर्स NCERT रीड करता रहता था और क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करता था। लास्ट 30 डेज में एक्चुअली बच्चे अभी क्या करते हैं, बोर्ड्स उनके ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वो चिल मोड में चले जाते हैं। सो वो नहीं करना है। अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें आपको अभी बिल्कुल ब्रेक नहीं देना है, जो कंटिन्यू करते रहना है। एंड एक और जो गलती करते हैं बच्चे, वो करते हैं, उन्होंने बोर्ड्स में अच्छी प्रिपरेशन कर दी है, बट बोर्ड्स और CUET काफ़ी अलग है। तो CUET का पैटर्न जितनी जल्दी समझ लोगे, जितनी जल्दी आप मॉक स्टार्ट कर दोगे, PYQ स्टार्ट कर दोगे, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा, आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि बोर्ड्स और CUET काफ़ी अलग है। वही जैसा कि अनिमेश भैया ने बताया, आपके सीनियर ने, कि लास्ट 30 डेज में चिल मोड में तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो चिल मोड में मत जाना कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, प्रोकास्टिनेशन से बचना है। एंड अभी तक नहीं उठे हो तो ये वीडियो देख के उठ जाओ, ठीक है। अनिमेश भैया ने बोला है, क्योंकि हो जाता है, बोर्ड्स दिए हैं, अब बाद में देखेंगे बाद में, और वो बाद आ ही नहीं रहा है, आ गया है, इसके बाद बहुत कम टाइम बचा है। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टाइम फ्रेम के अंदर। तो PYQs को एज ए मॉक्स कर लो या नए क्वेश्चन को एज ए मॉक कर लो, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर आपको करना है। मतलब 1 घंटा दे करके, मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स पे 1 घंटा ऑलरेडी होता है, या खुद से कर रहे हो तो 1 घंटा दे करके आपको सोल्व करने हैं। जो नहीं आता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को वहाँ से छांटना है आपको, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं। जो वीकनेसेस हैं उन पे ज़्यादा टाइम दो, लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे, NCERT से पढ़ो। दिस इज़ एक्चुअली जो आप अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए करोगे। स्ट्रेंथ्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, पता चले कि आपकी स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन गई है। ये भी होता है, जब टाइम नहीं दोगे तो ये भी हो जाएगा। प्लस अगर टाइम है तो नोट्स हो गए या NCERT हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लास्ट 30 डेज में, लगभग 4 साल से मैं बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ ही रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि लास्ट 30 डेज में पर्टिकुलरली CUET में बच्चे क्या करते हैं। बाकी एग्जाम्स में भी लगभग यही रहता है, लेकिन CUET का भी वही रहता है कि NCERT रिवाइज कर लो, मॉक्स दे लो, जो नहीं आ रहा है मॉक्स में उसको ज़्यादा टाइम दे के पढ़ लो, प्लस चिल मोड नहीं लेना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आस्क्ड कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने यानी आपके सीनियर्स ने की और जो आपके जूनियर्स यानी आपको नहीं करनी चाहिए। I think after boards you need to change your preparation strategy a bit, because boards में आप
बड़ा लिखने का सोचते हो, यू हैव टू अपीयर फॉर 6 मार्कर्स एज वेल. सो जब आप CUET में प्रिपेयर कर रहे हो, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. जो टॉपिक्स यू अंडरस्टैंड कि वो नहीं आने वाले इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, यू कुड जस्ट गो थ्रू इट और स्किम थ्रू इट. आई थिंक आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दोज टॉपिक्स और दोज क्वेश्चंस जो आई थिंक जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव वे में आने की बहुत कम थी. सो चेंज योर स्ट्रैटेजी फ्रॉम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज सिलेबस प्रोबेबली मे बी सेम बट द स्ट्रैटेजी नीड्स टू चेंज अ बिट. ऐसी मिस्टेक मैंने 11th और 12th में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, रेफरल बुक्स को ही रेफ़र किया था क्योंकि हमारे स्कूल में वही यूज़ की जाती थी पढ़ाने के लिए बच्चों को भी. तो अगर स्टार्टिंग से ही हम एनसीईआरटी और अलग अलग बुक्स पे साथ में ही रेफ़र करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा. और स्टार्टिंग से ही जो अगर बोर्ड्स के एमसीक्यूज़ की बात करें और सीयूईटी के एमसीक्यूज़ की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस है. बोर्ड्स की जो एमसीक्यूज़ हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रट्टे वाले होते हैं कि ये ईयर बता दो जैसे इंडियन में, और सीयूईटी वाले जो तो वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं. तो साथ के साथ सीयूईटी के भी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि अगर लास्ट के 1 मंथ में आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड से आप हो जाओगे क्योंकि आप का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा एकदम से. सो यही टिप्स यूज़ करनी चाहिए. और बाकी हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो पिक्चोरल बेस्ड जो होते हैं डायग्राम्स वगैरह, उनकी आप एक शीट बना के अपनी स्टडी टेबल के पास रख लो ताकि आप कभी भी उन्हें रिवाइज कर पाओ. वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा. मेरे को जो पर्सनली फील होता है जैसे कि रीचेकिंग जो मेरे को एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है कि आप एक बार कर लेते हो फिर आप मतलब अगर जैसे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि मार्क फॉर रिव्यू, तो आप वो ज़रूर चीज़ करो. ऐसा मत करो कि आप मैं इसको अभी फाइनल कर देता हूँ, क्योंकि जब आप वो करते हो तो आप एक बार जब जाके रीचेक करते हो ना तो आपको समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ आपने मिस्टेक की है. ऑल्सो द थिंग इज़ कि अगर आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो प्लीज़ वापस से जाके रीचेक करो, बिकॉज रीचेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कई मतलब 1-2 ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगी कि मुझे को आती थी बट वो जस्ट बिकॉज मैंने रीचेक नहीं किया था या क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने सही नहीं कर पाई थी मैं. तो रीचेकिंग वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. और मॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आप मॉक्स करोगे उतना आपको अपनी टाइमिंग पता चलेगी, उतना आपको अपनी स्पीड पता चलेगी. और ऑब्वियसली PYQs तो करनी चाहिए. मिस्टेक मैंने यही बता रहा हूँ कि एक तो लेट प्रेप स्टार्ट करना क्योंकि बोर्ड से ये ठीक है कॉमन बातें थक जाते हैं बट वही जीतता है जो अलग तरह से मतलब हो जाता है. दूसरी मिस्टेक यही बोलूँगा कि बोर्ड्स और सीयूईटी को मतलब कई ऐसे मैंने उसमें देखे हैं, मेरे कई ऐसे जानने पहचानने वाले हैं जिन्होंने बोर्ड्स में बहुत अच्छा किया था, टॉप किया था, लेकिन सीयूईटी में वो पीछे हो गए. सो सीयूईटी को बोर्ड्स की तरह समझना इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक. जैसे मैंने 12th क्लास में अपने जो बॉक्सेस होते हैं जो बुक के अंदर वो छोड़ दिए थे क्योंकि वो नहीं आ रहे थे बोर्ड्स के अंदर, लेकिन जो CUET में वो आते हैं. जैसे एक GST का टॉपिक इंक्लूड हुआ था, उसके लिए बहुत हुआ हो गया था कि आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसके लिए मैंने NCERTs पढ़ी थी एंड मैं 11th की भी पढ़ी थी वापस से. आप कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दीजिए कि आप जल्दी जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंस में आके कभी कभी बहुत जल्दी में आप क्वेश्चन कर देंगे, बाद में पता चलेगा वो गलत हो गए. ऐसा मेरे साथ हुआ था. तो आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए. जैसे बहुत सारे ग्राफ्स और कर्व्स हैं, माइक्रो मैक्रो दोनों में, आप उनको अलग से बना लो, हाथ से बना लो उन्हें, वो ज़्यादा सही रहेगा. फिर उससे आपकी गलतियाँ कम होंगी क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आए थे कि कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तब क्या करोगे. सो भाई लग गया होगा आइडिया क्या कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपके सीनियर्स ने की, आपको नहीं करनी है. पता चले कि नेक्स्ट ईयर आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी यही मिस्टेक्स करके यही सजेस्ट कर रहे हो अपने जूनियर्स को ना करने के लिए. होगा ऐसा लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए ऐसा. तो आप लोगों को अपने बॉक्सेस को NCERT में ढंग से पढ़ना है, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना है, कैलकुलेशन, ग्राफ्स, कर्व्स, इनके ऊपर ध्यान देना है, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है, रीचेकिंग करना है. ये सारी चीज़ें आपके सीनियर्स ने बताई हैं. अगर आप अभी कमिट कर रहे हो ऐसी चीज़ तो थोड़ा अवेयर हो जाओ और उसको मत करो, उसको स्टॉप कर दो या फिर प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे उसको हटा दो अगर आपसे वो बार बार कमिट हो रही है तो. अब चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ एंड जानते हैं बच्चों से कि हाउ एक्चुअली DuBuddy हेल्प देम इन देयर CUET जर्नी. I think DuBuddy was one of the platforms CUET के टाइम जो reliable information provide कर रहा था through YouTube as well. I think उस टाइम बहुत ज़्यादा misconceptions थी about many things. There were channels I won't name but they were just publishing videos just for the sake of publishing them and just to get views because they were just pure bullshit. Can I say that? Okay, yeah. Okay, they were just pure bullshit. They were just spreading misinformation, clickbaits बोल सकते हो. So I think reliable information plus mocks obviously. I think free mocks ले लो आप. I think you can purchase mocks as well. Chapter wise mocks and the previous year questions they do help a lot. So I think एक अच्छा platform था for the preparation of CUET. Just so you know, we didn't pay him.
If I tell you, DU Buddy honestly did help me a lot because the fact कि उनके YouTube videos also were inspired by what original the members, जैसे उनके मैंने डीन वाले वीडियोस देखे थे तो उसमें वो डायरेक्ट ड्यू की फैकल्टी से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल थी क्योंकि पता चल रहा था कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। या DU में जाने के लिए आप पहले अगर आपको पता चल जाए ना कि कैंपस कैसा दिखता है तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है, आपको वहाँ के बच्चों का पहले ही पता चल जाए कि हाँ क्या चीज़ें क्या नहीं है, वो चीज़ है। और दूसरा मेरे को जो उन्होंने फ्री में मॉक्स या PYQs प्रोवाइड किए थे तो वो मुझे बहुत एक हेल्पफुल चीज़ लगी थी बिकॉज उससे मेरे मतलब मेरे को जैसे मेरे को कहीं और नहीं जाना पड़ा था मॉक्स के लिए, मेरे को एक ही साइट थी, वहाँ पे मॉक्स भी हैं, PYQs भी हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो एक फॉर ऑर्गेनाइज्ड वे लगा था मुझे पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही हेल्प की थी। बडी का एक मैं ये बताऊंगा कि एक जगह पे आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं एंड अदर थिंग इज उसका जो इंटरफेस है ना वो NTA के इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, तो आपको मतलब जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी पहले से ही कि मुझे ऐसे पेपर देना है, तो काफ़ी हेल्प करेगा। लास्ट में जब मेरे बोर्ड खत्म हो गए थे तब मैंने DU Buddy के मॉक्स परचेज किए थे सारे सब्जेक्ट्स के, और DU Buddy के सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा वो चैप्टर बेस्ड मॉक्स थे, तो मैं चैप्टर्स रीड करता था NCERT से, फिर MCQs कर लेता था, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता था मेरा चैप्टर वो पर्सनली, और पता भी चल जाता था कि कहाँ लैग कर रहा हूँ मैं, कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। और लास्ट में DU Buddy में शायद नॉर्मलाइज स्कोर पता करने वाला था, वो भी मैंने यूज़ किया था। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंक्लूड आवर इकोनॉमिक्स टॉपर्स टॉक वीडियो हेयर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में हेल्पफुल लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही डायरेक्टली फ्रॉम योर सीनियर्स, ऑफिशियल्स, CVT की इन्फॉर्मेशन, DU एडमिशन की इन्फॉर्मेशन आपको DU Buddy यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो।